सो वेलकम अगेन टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट वीडियो ये रहेगा और बहुत ही कम समय में ये चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। आप सोच रहे हो कि मैम ये चैप्टर अचानक से ऐसा क्यों? अभी तो हम सीक्वेंस में चल रहे थे, 2 चैप्टर आपने डाला था, फिर आप गायब हो गई थी, फिर आपने ये चैप्टर लाया क्यों? बताती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है जब उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है ना, बहुत लोगों उससे उम्मीद लगाए रहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है और वो नहीं कर पाता। आपसे बेहतर इस चीज़ को कौन जानता होगा। आपके पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगाई है, आपके रिलेटिव्स ने उम्मीद लगाई है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। इसी तरह से मुझसे आप लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है कि मैम बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगी, और कंटिन्यूस जो मतलब मैसेजेस हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आते रह रहे हैं। मैम ये वाला कर दो, मैम वो वाला कर दो, मैम नर्सिंग का कराओ, मैम नीट का कराओ, मैम ये सीयूटी का कराओ। इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी उम्मीदें भरी पड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा भी डिप्रेस्ड होना लाजमी है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, ऐसे अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। तो इस केस में मैं आपको एक छोटी सी सीख देना चाहूँगी, छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था फिर मैं कैसे जल्दी जल्दी पूरा करूँ। इतने लंबे लंबे चैप्टर मुझे बोझ लगने लगे थे पूरा करने में। लेकिन अगर मैं बोझ फील करने लगूँगी तो मेरे पढ़ाने में एनर्जी नहीं रहेगी, और एनर्जी नहीं रहेगी तो आप लोग कैसे समझ पाओगे। तो इसलिए भी मैं नहीं पढ़ा पा रही थी। फिर सर ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, आप वीडियो नहीं डाल रहे। सर ने मेरे पास फ़ोन किया, अनूप सर ने, उन्होंने पूछा क्या बात है, वीडियो नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ 2 ही वीडियो अभी तक पढ़े हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उनसे सारी बातें कही, तो उन्होंने एक बात बताया, उसमें से एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो पॉइंट ये था कि अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर लीजिए जो बहुत छोटा है, जिससे आपका मोटिवेशन थोड़ा हाई हो जाए और बच्चों का भी मोटिवेशन हाई हो जाए। तो मुझे ये बात समझ में आई, और मैंने रात में ही एक स्टूडेंट है मेरा, मतलब जो मुझे पीपीटी बना के दिया, उससे मैंने कांटेक्ट किया कि क्या आप प्लीज़ ये पीपीटी बना के दे सकते हो। तो उसने बना के दिया, उसने कहा हाँ मैम मैं बना दूंगा। तो आज अभी रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे उसने मुझे पीपीटी बना के दिया और मैं आपके सामने लेकर के आ गई। उसने क्वेश्चन नहीं अटैच किए, पर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आपके लिए अटैच कर दूंगी, अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दे दूंगी, आपको उसे सॉल्व करना होगा। जब भी आप लाइफ में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हो पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि टाइम कम है, काम ज़्यादा करना है, लोगों ने उम्मीदें ज़्यादा लगाई हुई हैं, तो अपने आप को हल्का सा एक पुशअप देने के लिए कोई ऐसा चीज़ कर लिया करो जो आपको बहुत इजीली आप कर ले जाओ। जैसे कोई छोटा सा चैप्टर पढ़ लिया करो। कम से कम दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो, चल नहीं सकते तो रेंगो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको हो सकता है इससे कुछ हेल्प मिली हो मेरे इतना कहने से। जब भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, कुछ ऐसा पढ़ने लगो जो आपको मोटिवेट कर दे, फिर से पढ़ाई के जोन में ला दे, जैसे कि मैंने ये चैप्टर में किया। तो मैंने सोचा आप लोग भी सीखोगे, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी फिनिश करेंगे। इधर हम लोग थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स कवर कर लें, ताकि मेरा और आपका, हम दोनों का मोटिवेशन बढ़ जाए कि हमने ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर लिए। फिर कुछ ही चैप्टर बचेंगे, उनको लास्ट में हम डिटेल में अच्छे से कवर कर लेंगे। हो सकता है मैं बीच में कोई भी चैप्टर्स लाऊं, आपको तो वन शॉट वीडियो मिल रही है, तो सीक्वेंस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। मैं आपको के लिए वीडियो लाती रहती हूँ एज़ पर माई मोटिवेशन एंड एज़ पर योर मोटिवेशन। चलो, क्लास 12 बायोलॉजी का है, और ये चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। बाई सुमन यादव उस बच्चे ने लिख दिया। ये स्टूडेंट द्वारा पीपीटी बनाया गया है, ये मैंने नहीं बनाया, तो हो सकता है एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो, पर मैं आपको साथ में सही करते चलूँगी, ठीक है। एक और बात, थैंक यू हेमराज स्टूडेंट, उसने रात में जग करके ये पीपीटी बनाया, एंड विद इन 1 आवर उसने पीपीटी बना करके तैयार भी कर दी। 1 आवर से कम ही समय लिया और पीपीटी बना के तैयार कर दी आप लोग के लिए, और मैं पढ़ा रही हूँ। चलो, कल सुबह तक ये वीडियो पढ़ भी जाएगी। चलो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहली बात तो ये आती है कि माइक्रोब्स क्या हैं। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बहुत जल्दी पढ़ाया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें मैंने बताया कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर है, मतलब कि एक कोशिका के हैं, एक सेल के बने हुए हैं। जैसे आपका हो गया मोनेरा, 5 किंगडम बताया ना मैंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, 5 किंगडम बताएं, याद रखना है, उसे भूलना नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, 5 किंगडम मैंने बताए हैं। उसमें से जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है, जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर है, और एक फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट, वो यूनिसेलुलर है। जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत छोटे हैं, आपको अपनी नज़रों से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोब्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं।
उन्हें हम कहते हैं माइक्रोब्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो हमें अपनी नज़रों से दिखाई ना दें, बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमें अपनी नज़र से दिखाई ना दें। उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपके बहुत कुछ हो सकते हैं। वायरस, वायरस तो सबसे छोटे होते हैं। अगर दुनिया में सबसे कुछ छोटा है तो वो वायरस है, मतलब जीवों में बात हो रही है। हालांकि वो जीव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। जब ह्यूमन की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है तो वो लिविंग बीइंग की तरह काम करता है। सो सबसे छोटा कुछ है तो वो है वायरस। तो वायरस भी क्या हुआ? आपका माइक्रोब हुआ। ठीक है, वायरस भी क्या हुआ? वायरस भी आपका माइक्रोब हुआ। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा बैक्टीरिया भी आपके माइक्रोब्स हुए। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। फंजाई भी आपके माइक्रोब्स हो गए। जस्ट अ मिनट। फंजाई, जितने भी फंजाई हैं, मतलब जो छोटे छोटे फंजाई हैं, जैसे कि हो गया आपका ईस्ट, जैसे कि ईस्ट, ये भी आपका क्या है? माइक्रोब है। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा की हमने बात की थी, प्रोटिस्टा किंगडम। कुछ प्रोटिस्ट जो है, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स को हम प्रोटिस्ट बोल देते हैं। जैसे भारतीयों को इंडियन बोल दिया जाता है, वैसे प्रोटिस्टा फैमिली के मेंबर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोटिस्टस में बहुत कुछ आते हैं। तो ये लोग क्या है? माइक्रोब्स, यानी कि हम अपनी आंखों से इन्हें देख नहीं सकते, ये बहुत छोटे हैं, हम अपनी आंखों से इन्हें देख ही नहीं पाते, तो उन्हें कहते हैं माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स, आप जानते हो कि बैक्टीरिया से बच के रहना, वायरस से बच के रहना बीमारी कर देते हैं। ठीक है, बेचारे बीमारी तो करते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ये चैप्टर उन्हीं लोगों के हित में है। अरे माइक्रोब्स की हमेशा बुराई करते आए हैं, आज बड़ाई करेंगे कि माइक्रोब्स ने हमारे लिए ये कर दिया, हमारे लिए वो कर दिया। माइक्रोब्स आपको डिजीज़ तो करते हैं। आप कहते हो कि बैक्टीरिया हाथ में लग जाएगा, खाने से पहले हाथ धो लो, अपना साफ़ सफाई कर लो। बैक्टीरिया और जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं वो आपके बुरे नज़रों से देखे जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसे माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अच्छे नज़र से देखेंगे और हमारे लिए वो बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हैं। ऐसे माइक्रोब्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वही चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन के हित में जो माइक्रोब्स काम करेंगे, आज उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाते हैं। देखो क्या हित में काम करेंगे, कौन कौन काम करेंगे। मैंने आपको बताया वायरसेस काम करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिख दिया, मैं सही कर देती हूँ। सर्टेन फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोआ आते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रोटिस्टा पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके डायटम्स एंड डेस्मिड्स होते हैं, ठीक है, जिसे आप क्राइसोफाइट्स कहते हो। फिर होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। आप एक बार बताना वो चुड़ैल का नाम क्या है। अगर आपने मुझसे पढ़ा है, डायन का नाम आपको मालूम होगा। वो डायन कौन सी है जो हरी पीली लाल नीली कलर की होती है, उसे हम डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। और एक डायन ऐसी थी जो कि रेड टाइड कॉज करती थी। आप कमेंट में लिख के बताना रेड टाइड कौन कॉज करता है, सब कुछ रिवाइज करते चलेंगे हम। जो हमारे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में टोटल 5 लोग आते थे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और लास्ट में आता था प्रोटोजोआ। तो वही प्रोटोजोआ की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो इतने लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इतने लोग ह्यूमन के लिए हितकारी हैं, ह्यूमन के लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने चैप्टर का नाम तो माइक्रोब्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ एनिमल्स की भी बात कर दी है लगे हाथ, कि कौन कौन से एनिमल्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। एनिमल्स की भी बात कर दी है, हालांकि वो माइक्रोब्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने बात कर दी है, तो चलो लाओ हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। क्या बात कर दी है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कुछ एनिमल्स की बात कर दी है, एनिमल्स, ठीक है। इसमें कुछ एनिमल्स की बात कर दी है, पर याद रखना ये माइक्रोब्स नहीं हैं, ये माइक्रोब्स नहीं हैं, ये माइक्रोब्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनके बारे में भी, इनका भी ह्यूमन वेलफेयर के हित में, ह्यूमन के हित में जो लोग एनिमल्स काम करते हैं उनमें से कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है। वैसे तो हमारे हित में बहुत सारे एनिमल्स काम करते हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तो लगे हाथ हम उन्हें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। मेन हमारे ये 4 है, लेकिन लगे हाथ हम इसे भी कवर कर लेंगे। चलो आओ देखते हैं कौन किसने क्या किया। सबसे पहले उठाते हैं हम बैक्टीरिया को, ठीक है। सबसे पहले हम किसे उठाएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया के बड़े बदनाम है, बैक्टीरिया और वायरस बड़े बदनाम है कि ये तो बीमारी ही करते हैं। तो लाओ चलो बैक्टीरिया को उठाते हैं पहले, कि बैक्टीरिया कैसे हमें फ़ायदा कर रहा है। देखो इन बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना होगा, बैक्टीरिया का नाम बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है। कोकस शब्द ही बता रहा है कि ये कैसे होंगे, गोल गोल होंगे,
ठीक है, ये कैसे होंगे, गोल गोल होंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एक तरह का एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एस है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक तरह का एंजाइम बनाता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंजाइम क्लॉट बस्टर की तरह काम आता है। जैसे मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है और उसे खून का थक्का जम गया, खून का क्लॉट, ब्लड क्लॉट जिसे आप कहते हो, खून जम गया तो उसके हार्ट में या उसकी नसों में जाके फंसेगा। और मान लो आपकी कोई नस आपकी उंगली तक जा रही है या कोई नस आपकी ब्रेन तक जा रही है, पतली सी नस है, उसमें कुछ फंस जाए तो ब्रेन तक सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा और ब्रेन आपका मर सकता है, डेड हो सकता है, या कोई पार्ट आपका डेड हो सकता है, आपके हार्ट का कोई पार्ट डेड हो सकता है। सो क्लॉट्स को अगर ब्रस्ट कर दिया जाए, अगर फोड़ दिया जाए तो हमारे लिए जो सर्कुलेशन है वो आसान हो जाएगा। सो बाई चांस कोई ऐसा पेशेंट है जिसके ब्लड में क्लॉट जम गए हैं, खून के थक्के जम गए हैं, तो उस केस में हम स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम उस क्लॉट को ब्रस्ट कर सकें। तो ये क्या है, ये क्लॉट ब्रस्टर है। ठीक है, ये क्या है, ये है क्लॉट बस्टर। क्लॉट को फोड़ देता है, ऐसे बिखेर देता है। ऐसे मान लो खून का थक्का जमा हुआ है, इसको मारेगा, ऐसे बिखेर देगा। ठीक है, सो ये क्या है, क्लॉट बस्टर है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, कौन से बैक्टीरिया ने, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, सी फॉर कोकस है, कोकस है, गोल गोल है, गोल गोल है तो क्लॉट गोला जो था उसको इसने बस्ट कर दिया। ठीक है, सो ध्यान रखना स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, कोकस नाम से पता चल रहा है ये बैक्टीरिया ही हो सकता है और गोल गोल बैक्टीरिया हो सकता है। और कोकस, सी ओ फॉर कोकस, सी एल ओ फॉर क्लॉट। कोकस क्या करेगा, कोकस भी गोल गोल होता है, क्लॉट भी गोल गोल होता है, ऐसे बस्ट कर देगा मार के, ताकि हमारे खून में थक्का ना जमे और किसी पेशेंट की ब्लड जमने की वजह से डेथ ना हो। ठीक है, अच्छा मेनली ये थक्का किस पेशेंट में जमता है, ऐसे पेशेंट में जमता है जिनको एक तरह की बीमारी है। बीमारी का नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बीमारी का नाम क्या है, बीमारी का नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन नाम की एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हार्ट में, जो आपका दिल है, हार्ट में क्या होता है, ब्लड क्लॉट जम जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट अपना सही से काम नहीं कर पाता। सोचो ना, पतले पतले से पाइप है, उसमें जाके कुछ जम गया, कुछ अटक गया तो हार्ट अपना सही से काम नहीं कर पाता और इस केस में बहुत इमरजेंसी हो जाती है, पेशेंट के मरने जीने की संभावना आ जाती है। तो उस केस में उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। वो स्ट्रेप्टोकाइनेज हम यूज़ करेंगे पेशेंट में ताकि वो क्लॉट बस्ट हो जाए। ठीक है, याद हो गया ये चीज़। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियल, जब भी कार्डियक वर्ड आएगा इसका मतलब होता है दिल। ठीक है, दिल से रिलेटेड एक बीमारी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस को यूज़ करते हैं, कोकस गोल गोल यूज़ करते हैं क्लॉट को बस्ट करने में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, नेक्स्ट है आपका क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइरिकम। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइरिकम ये एक तरह का बैक्टीरिया है। सॉरी, मुझे इसे एक लाइन में नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे एक लाइन में नहीं लिखना चाहिए था। जस्ट अ मिनट। ये कि स्टूडेंट ने स्लाइड बनाई है और बहुत जल्दीबाजी में बनाई है तो कुछ स्पेलिंग्स में दिक्कत है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, किसी भी साइंटिफिक नेम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है और उसको हम अलग से अंडरलाइन करते हैं, उसके स्पीशीज़ को अलग से अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, सो क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइरिकम एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि एक एसिड बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। इसके एसिड, ये एक एसिड बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड, ये एक तरह का एसिड बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ब्यूटाइरिकम है तो ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा। लिकम है, ठीक है, LI, ब्यूटाइलिकम है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, ये दो हमने पढ़ लिए। अब इसे कौन नहीं जानता, ये है लैक्टिक मतलब लैक्टोबैसिलस, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कह देते हैं लैब, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो LAB है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो क्या है, वो आपका एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें का एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। बैसिलस शब्द का क्या मतलब होता है, रॉड जैसे, रॉड शेप। बैसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड शेप, ऐसे ऐसे कुछ होंगे, रॉड शेप होंगे ये।
ठीक है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है आपके। ये क्या करते हैं, ये कर्ड बनाते हैं, मतलब दही बनाने में हेल्प करते हैं, दूध से दही बना देते हैं। सो जब भी आपका दूध दही में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर दिया है। इसके ग्रो करने से क्या होता है, ये दूध में एक तरह के विटामिन की क्वांटिटी बढ़ा देता है, मतलब एक नया तरह का विटामिन बना देता है, जिसकी वजह से दूध आपका और फ़ायदेमंद हो गया। सो दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद आपका दही होता है क्योंकि उसमें एक तरह का जो विटामिन है वो पाया जाता है, विटामिन B12। विटामिन B12 बन जाता है आपके दही में। पहले मिल्क था, मिल्क के अंदर क्या किया आपने, अच्छा दही बनाना सिखाती हूँ, चलो आ जाओ दही बनाना सिखाते हैं। ठीक है, दही बनाना सीखेंगे, आ जाओ। देखो क्या होता है, मम्मी क्या करती हैं, एक बाउल में क्या लेती हैं, दूध लेती हैं। ठीक है, एक बाउल में क्या लेती हैं, मिल्क लेती हैं। मिल्क लेती हैं, मिल्क को क्या करती हैं, थोड़ा सा गर्म करती हैं, थोड़ा सा क्या करती हैं, हीट करती हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट करती हैं। मम्मी से जाके सीखना इसे। प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट करती हैं। हीट करने के बाद वो अगर ज़्यादा हीट हो गया तो थोड़ा सा ठंडा करती हैं। उसके बाद उसमें क्या डालती हैं, उसमें डालती हैं जोरन, जिसे कहते हैं, हमारी भाषा में तो इसे जोरन ही कहते हैं। ठीक है, आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप बता देना। जोरन का मतलब होता है इनोकुलम। किसी को नहीं पता ये क्या होता है तो मैं समझाती हूँ। थोड़ा सा दही बचा करके रख लिया जाता है ताकि अगला दही बनाया जा सके। जब भी दही बनाया जाता है तो थोड़ा सा दही उसमें डाला जाता है, थोड़ा सा दही बचा करके इतना सा डाला जाता है ताकि वो पूरा दही बन सके। तो इस इनोकुलम में, इस जोरन में क्या है, इस जोरन में असल में है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें होता है। और जब इसे दूध में डालते हैं तो मान लो इसमें 10 बैक्टीरिया थे, मान लो इसमें कितने थे, 10 बैक्टीरिया थे। तो इस दूध में डालने के बाद एक कुछ टाइम बाद, लगभग सुबह तक, आपने रात में बनाया तो सुबह तक, अगर गर्मी का मौसम है तो सुबह तक क्या होगा, ये दही जम जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड दही जम जाएगा, दही जम जाएगा। यानी कि क्या हुआ, इस बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन करने के बाद उसने दूध को किस में कन्वर्ट कर दिया, दही में। इसने कुछ हद तक इससे अपना मतलब कंज्यूम किया, जो भी इसको खाना था इससे खा लिया उसने, और एज अ बाई प्रोडक्ट ये कर्ड बना देता है। और कर्ड में क्या होता है, कर्ड में विटामिन B12 की मात्रा हो जाती है। मतलब दूध में विटामिन B12 नहीं मिलता लेकिन कर्ड में मिलने लगता है। सो एक तरह से ये हमारे खाने को और ज़्यादा न्यूट्रिशियस कर दे रहा है, और ज़्यादा बेनिफिशियल बना दे रहा है हमारे लिए। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने क्या कहा, क्या दूध में अगर इसे डाला गया तो वो दूध की क्वालिटी, न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ा दिया और विटामिन B12 उसमें ऐड कर दिया उसने। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कर्ड में इट इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मिल्क, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, और उसने क्या कर दिया, इंक्रीजेज द विटामिन B12 इन इट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी। ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी, ये आई नहीं है, ये आई है। ठीक है, यहाँ पे डबल आई होता है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, शारमानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी। ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि स्विस चीज़ बनाता है। चीज़ होता है एक तरह का, आप पिज़्ज़ा वगैरह में चीज़ खाते हो ना, टॉम एंड जेरी आप जब देखते थे तो उसमें चीज़ वो लेके घूमता रहता है जेरी। तो वो चीज़ क्या है, वो अलग अलग टाइप के चीज़ होते हैं। जो आप पिज़्ज़ा में चीज़ खाते हो वो अलग होता है, जो आप बर्गर में स्लाइस वाला चीज़ खाते हो वो अलग होता है, जो टॉम एंड जेरी में आप चीज़ देखते हो वो अलग होता है। सो अलग अलग तरह की चीज़ होती है। ऐसे ही एक चीज़ होता है आपका स्विस चीज़। स्विस चीज़ को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी। ठीक है, अच्छा, एक और बैक्टीरिया है आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये क्या बनाता है, ये बनाता है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। एक और बैक्टीरिया है, एक और तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपका करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया का और भी काम होता है, क्या काम होता है, काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो पहला तो मैंने याद करा दिया, कोकस क्लॉट बस्टर, और क्या बना रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बना रहा है। क्लॉस्ट्राइडम ब्यूटाइलिकम, नाम से ही पता चल रहा है ब्यूटाइरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये इसे कौन नहीं जानता कि ये दही बनाता है। दही में बस आपको इतना याद रखना है कि विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है और दूध में ये मात्रा नहीं होती है, ना के बराबर होती है।
नेक्स्ट है आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। ये क्या करता है, ये स्विस चीज़ बनाता है, ठीक है। शारमानी से याद कर सकते हो, स्विस चीज़ ये बनाता है। शारमानी क्या बनाती है, स्विस चीज़ बनाती है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लेते हैं कि कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। कौन क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब आप कहोगे मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन आखिर है क्या, हमें बताओ तो सही। बताती हूँ। देखो कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आप सब लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और नीट का, एम्स का, नर्सिंग का, ये सब का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ते होगे आप, तो आप जानते होगे कि जो नाइट्रोजन है उसमें 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जितने ज़्यादा बॉन्ड उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। और प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स को कुछ भी करना है नाइट्रोजन चाहिए भाई, क्योंकि नाइट्रोजन ही प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन तो चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सो अगर प्रोटीन नहीं, बॉडी का स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाएगा। आपके बाल किसके बने हैं, प्रोटीन के। आपके नाखून किसके बने हैं, प्रोटीन के। हर चीज़ जो भी सेल्स है, सेल्स का जो भी मेजर स्ट्रक्चर है किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। ऐसे ही प्लांट में भी है, ठीक है। सो प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन जो हवा में नाइट्रोजन होती है वो तो इस रूप में मिलती है, N2 के फॉर्म में, तो प्लांट उसे तोड़ नहीं पाता। प्लांट ये वाला बॉन्ड जो है ना वो तोड़ नहीं पाता। प्लांट ये वाला बॉन्ड तोड़ नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए तोड़ना। तो बैक्टीरिया कहते हैं लाओ हम तुम्हारा काम कर देते हैं और बदले में तुम हमें कुछ दे देना, ठीक है। क्या कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहते हैं लाओ हम तुम्हारा काम कर दें, बदले में कुछ तुम हमें दे देना। या फिर कुछ लोग बड़े दिल वाले होते हैं, वो कहते हैं चलो हमने काम कर दिया, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके लिए हो रहा है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए हो रहा है, फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए होता है। और जो चीज़ पौधों के लिए हो रही है वो अल्टीमेटली हमारे लिए हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे जो खाना बनाएंगे, पेड़ पौधों को काट के फिर हम खाएंगे, तो वो जो खाना बना रहे हैं वो हमारे अंदर ही आ रहा है। वो जो भी चीज़ ले रहे हैं वो हमारे अंदर ही आ रहा है। सो होता तो डायरेक्टली प्लांट के लिए है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हो रहा है ये, ठीक है। सो बेसिकली बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके लिए करना ज़रूरी है, प्लांट के लिए। लेकिन प्लांट तो बेचारा कर नहीं पाता, तो रोल में कौन आएंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहेंगे आओ आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हारा काम करेंगे, बदले में तुम हमें कुछ दे देना। सो ये जो बदले में कुछ दे देने वाले लोग हैं ना, इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोंट बैक्टीरिया। सिम्बायोंट बैक्टीरिया ये कहते हैं तुम बदले में हमें कुछ दे देना। ये कहते हैं तुम बदले में हमें कुछ दे देना, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। और कुछ होते हैं बड़े दिल वाले बैक्टीरिया, वो कहेंगे कि कोई ना, तुम भी क्या याद रखोगे, हम तुम्हारा काम कर देते हैं, कुछ नहीं लेंगे तुमसे। उन्हें हम कहते हैं फ्री, उन्हें हम कहते हैं, जस्ट अ मिनट, उन्हें हम कहते हैं, अरे यार, फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब फ्री में काम कर रहे हैं भाई। देखो इनके कितना बड़े दिल वाला कौन होगा जो फ्री में काम कर रहा है, ठीक है। इनके कितना बड़े दिल वाला कौन होगा जो फ्री में काम कर रहा है। थोड़ा सा इसे उधर कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो सिम्बायोंट बैक्टीरिया क्या कहते हैं, ये प्लांट से बदले में कुछ ना कुछ लेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। और ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ऐसे बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो प्लांट से कुछ ना कुछ लेता है, बदला लेता है। बदले में वो प्लांट से कुछ ना कुछ लेगा, तब जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये कुछ नहीं लेते। इनका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम बताओ जल्दी से, एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी आपको पढ़ाया है। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है एना बेना नॉस्टॉक। ये दो तो मैंने पढ़ाया था, आज एक और पढ़ा दे रही हूँ, एना बेना नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया
ऑसिलेटोरिया, ठीक है। अच्छा, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, दूसरा एक और होते हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वो आपके देखो, जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था उसमें बताया था कि कुछ बैक्टीरिया आपके मतलब फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके हेट्रोट्रॉफिक हैं जो हेट्रोट्रॉफिज्म में बिलीव करते हैं। ऑटोट्रॉफिक वाले कौन है? साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक वाले बहुत सारे होते हैं, जिनमें से हेट्रोट्रॉफिक का मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक हैं और फ्री में प्लांट के लिए काम कर रहे हैं। उनका नाम है एज़ोटोबैक्टर और दूसरे का नाम है आपका एज़ोस्पाइरिलम। एज़ोटोबैक्टर एंड एज़ोस्पाइरिलम, ये है तो हेट्रोट्रॉफिक लेकिन फ्री में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, किसके लिए? प्लांट के लिए, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये दो नाम तो आपको पहले से याद थे, ये एक और याद करना है, ऑसिलेटोरिया। ये भी क्या कर रहे हैं? फ्री में प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहे हैं। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हो गया जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसे ये तोड़ देते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं या तो अमोनिया के रूप में, अमोनिया, या फिर इन्हें बना देते हैं नाइट्रेट, या फिर इसे बना देते हैं नाइट्राइट। अब कहोगे मैम फॉर्मूला भी बता दो सबका, तो ये होता है आपका NH3, नाइट्रेट होता है आपका NO3-, नाइट्राइट होता है आपका NO2-, ठीक है। जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं और उन्हें क्या बना देते हैं? उस नाइट्रोजन से या तो NH3 अमोनिया बनाएंगे या नाइट्रेट बना देंगे या नाइट्राइट। अब इसको आसानी से प्लांट ले सकता है, ये काम किसने किया? ये काम बैक्टीरिया ने किया। कौन से बैक्टीरिया ने किया? दो तरह की बैक्टीरिया, एक तो सिम्बायोंट, दूसरा फ्री लिविंग। फ्री वाले क्या है? जाओ हम तुम्हारा काम यूं ही कर देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? वो कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो कि है आपके एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलम। इसको एल्गी मत समझ लेना, ये बैक्टीरिया है, इसका नाम जो है गलत रखा गया है। पहले इसको एल्गी माना जाता था लेकिन बाद में पता चला ये बैक्टीरिया है, तो इसको एल्गी समझने की गलती मत करना, ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राइजोबियम की। राइजोबियम की क्या स्टोरी है भाई? इसकी भी कुछ स्टोरी होगी। तो सिम्बायोंट यानी कि ये क्या होगा? ये प्लांट से किसी ना किसी तरह से अपना मतलब निकालेगा कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं तो मुझे भी तुम्हारी तरफ से कुछ काम चाहिए। ये क्या करता है? देखो ध्यान से, ये क्या करता है? कुछ पौधे होते हैं जिसे हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। ये लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ें हैं। ये क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ें हैं। लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे पौधे जो आपके दलहन हो, दाल बनाते हो, जैसे कि मटर की दाल बनती है, ठीक है। अरहर की दाल बनती है। तो जो दाल वाले प्लांट होते हैं उसे हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। जो भी आपके दाल वाले पौधे होते हैं उनकी फैमिली को हम लेग्यूम फैमिली कहते हैं और उनके प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, मतलब कि दाल वाले पौधे जो भी आपके दाल देते हैं। अरहर हो गया, चना हो गया, आपका मटर हो गया, ये सब क्या है? ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। अच्छा, तो राइजोबियम क्या करता है? इनकी जड़ों से जा करके चिपक जाता है। राइजोबियम क्या करता है? ये जो मैंने आपको ये गोला गोला बनाया है, ये कौन है? ये है राइजोबियम। ये इनकी जड़ों से जाके चिपक जाता है। ये कहता है चलो मैं नाइट्रोजन फिक्स कर देता हूँ, तुम बदले में मुझे खाना दे देना। तो ऐसा किसने किया? ऐसा किया राइजोबियम ने। राइजोबियम इनसे खाना लेता है और बदले में इन्हें नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, ठीक है। बात क्लियर है इतनी? तो ये हो गया बैक्टीरिया किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कहोगे मैम ये तो प्लांट के लिए फ़ायदेमंद था। बच्चों मैंने बताया ना कि जो चीज़ प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है वो अंततः अल्टीमेटली हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। क्लियर है इतनी बात? सो ये बात हो गई बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया किस किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या था? मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला हमारे पास क्या था? पहला हमारे पास था कि हमारे दिल के लिए काम आ रहा था। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज बना रहा था जो कि क्लॉट ब्रस्ट कर रहा था, हमारे दिल की बीमारी से हमें बचा रहा था, ठीक है। ब्लड क्लॉट होने से बचा नहीं रहा था, मतलब ब्लड क्लॉट को बस्ट कर दे रहा था। फिर था क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, ये ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है, कई जगह काम आता है हमको ये।
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मिल्क है उसमें विटामिन B12 की क्वालिटी बढ़ जाती है और वो कर्ड बन जाता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी स्विस चीज़ बनाने के काम आता है, जिसे हम खाते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है, जिसे अगेन हम कंज्यूम करते हैं। इसी से हमारा विनेगर बनता है। सिरका जानते हो ना, गांव घर में सिरका वगैरह इस्तेमाल किया जाता है अचार में डालने के लिए, विनेगर जानते होगे। सो एसिटिक एसिड से ही विनेगर बनता है। जो सिरका होता है वो एसिटिक एसिड से बनता है, और ये कौन बना रहा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई बना रहा है। अगला काम इसका क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सब तो हल्के फुल्के काम है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये नहीं होते तो हमारे अंदर प्रोटीन नहीं बन पाती। प्लांट के अंदर नहीं बन पाती तो हमारे अंदर भी प्रोटीन नहीं बन पाती। हम प्लांट्स को ही तो खाते हैं, फिर कहते हैं हमें प्रोटीन मिल रहा है। आप कहोगे हमें तो चिकन से प्रोटीन मिलता है, तो चिकन ने क्या खाया था? कि चिकन ने प्लांट ही खाया था, उसको प्लांट से प्रोटीन मिला था, फिर आपको उससे प्रोटीन मिला है। सो अल्टीमेटली प्लांट से हमें प्रोटीन मिल रहा है, और प्लांट को प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया। कैसे हेल्प कर रहा है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करके। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम फंजाई की, कि फंजाई हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। फंजाई भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। देखो, बीमारी तो सब कॉज करते हैं, लेकिन आज हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं। फंजाई हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है? देखो, फंजाई में सबसे पहला नाम आता है ईस्ट का। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। देखो, बड़ी मतलब अजीब बात है कि जो भी यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, जो भी यूनिसेलुलर लोग थे, उनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन ये एक ऐसा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है जिसको किंगडम फंजाई में रखा गया। पता नहीं क्यों उन्होंने रखा, पर रखा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, वही लोग जाने क्यों रखा। सो ईस्ट क्या है? एक तरह का यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, फिर भी इसको फंजाई में रखा गया, जबकि होना किस में चाहिए था? प्रोटिस्टा में, लेकिन फिर भी किस में रखा है? फंजाई में। अब वो जाने क्यों, हमारे लिए वो एक्सेप्शन डाल जाते हैं, जिसे हमें याद करना पड़ता है। सो हम लोग इसे याद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या करते हैं? ये आपका ब्रेड, इडली, डोसा ये सब बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ब्रेड जानते हो, ब्रेड का आटा ऐसे फूला सा रहता है, फ्लफ़ी रहता है, ऐसे दबाने लायक, और उसमें छोटे छोटे से छेद नज़र आएंगे आपको। छोटे छोटे से क्या नज़र आएंगे? छेद। मैं आपको इमेज लगा के दिखा रही हूँ। इसमें जो छोटे छोटे से आपको छेद छेद जैसे दिख रहे हैं, वो असल में क्या हुआ, जब बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन किया तो रिप्रोडक्शन करके वो क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। जब वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो CO2 बनाते हैं, CO2। तो CO2 एक बबल के फॉर्म में होता है, और बबल जब फूटता है तो फूट करके आटे से बाहर निकलता है, तो इस तरह के जो गड्ढे हैं छोटे छोटे वो बन जाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि इनमें CO2 प्रोडक्शन हुआ है, इसमें जो फंगस है उसने ग्रो किया है। ठीक है, सो मैंने बैक्टीरिया बोल दिया था, आई एम सॉरी, फंगस है वो। ठीक है, सो फंगस ने ग्रो किया। कौन सी फंगस है वो? ईस्ट है। तो इडली, डोसा, ब्रेड ये सब में कौन काम आता है? ईस्ट। और ये क्या करता है? ये CO2 प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका आटा जो है, बैटर जो है, फ्लफ़ी हो जाता है, ऐसे गुदगुदा सा हो जाता है, जिसकी वजह से इडली और जो डोसा वगैरह ये सब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ब्रेड आपका बहुत सॉफ्ट बनता है, जिसे आप खाना पसंद करते हो। तो वो किसकी देन है? वो आपकी ईस्ट की देन है। ठीक है, पाउच में आते हैं, ये बिकते हैं, तो आप इन्हें खरीद के ला के घर पर भी ब्रेड बना सकते हो। इसीलिए इन्हें, क्योंकि ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो ब्रेड जहाँ मिलता है उसे हम कहते हैं बेकरी। बेकरी शॉप कहते हैं। जहाँ ब्रेड, केक ये सब मिलते हैं उसे हम बेकरी शॉप कहते हैं। सो क्योंकि ये बेकरी में मदद कर रहा है, इसीलिए इसे बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बेकर लोग इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, आ जाओ बेवड़ों के पास। बेवड़े क्या करते हैं? बेवड़े क्या करते हैं? एल्कोहल पीते हैं। बेवड़े नाम सुना है? एल्कोहल पीते हैं। तो ये जो ईस्ट है वो एल्कोहल बनाने के भी काम आता है। एल्कोहल को अगर साइंस की भाषा में कहूँ तो इथेनॉल, जो पीने वाला एल्कोहल होता है वो होता है इथेनॉल, C2H5OH, ये है आपका इथेनॉल। सो ये जो इथेनॉल है ये क्या करते हैं? बेवड़े पीते हैं। सो जो बेवरेज है जिसे पिया जाता है इथेनॉल के तौर पे, जैसे कि बियर हो गया, वाइन हो गया, आपका विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, और पता नहीं क्या क्या होते हैं, इतने नाम मैंने याद किए थे तो बता दिया। सो वो क्या है? बेवड़ों के काम आते हैं, इसलिए इसे बेवड़ा वाला ईस्ट यानी कि ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रीवर्स का मतलब होता है जो लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं उसे हम बेवरेजेस कहते हैं, और वो बेवरेजेस बनाने में काम आ रहे हैं, इसलिए ये ब्रीवर्स ईस्ट है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर दिख रहा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में काफ़ी टाइम लग रहा है, पर कोई बात नहीं, पढ़ के जाएंगे। सो बेकर्स ईस्ट इसलिए क्योंकि ब्रेड बनाने में काम आ रहे हैं, ब्रीवर्स ईस्ट इसलिए क्योंकि बेवड़ों के काम आ रहा है, इथेनॉल बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। इस ईस्ट का नाम क्या है? ईस्ट कई तरह के होते हैं, तो इस वाली ईस्ट का नाम क्या है? इस वाली ईस्ट का नाम है सैकरोमाइसिस, सैकरोमाइसिस सेरेविजेई।
इस ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार नीट में क्वेश्चन आए हैं इससे। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन खुद बनाऊंगी, क्योंकि जिस स्टूडेंट से मैंने ये बनवाया उसने लगाना भूल गया, तो मैं खुद, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद है इसके, मैं खुद अटैच करूंगी, मैं खुद आपको हाथ से लिख के दूंगी, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपका रॉक्यूफर्ड चीज़। रॉक्यूफर्ड चीज़ जो है वो भी एक तरह के फंजाई से ही बनता है, वो भी एक तरह के फंजाई से ही बनता है, ठीक है। इस फंजाई का नाम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हम भी नहीं याद करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। दूसरी बात, जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक, वो किससे बनाई गई थी? वो आपकी फंगस से ही बनाई गई थी। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, यहाँ पे यू रहेगा, पेनिसिलियम नोटाटम, ये पी कैपिटल, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम नाम की फंगस थी, उसने क्या बनाया? उससे बना है पहला एंटीबायोटिक, जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलिन मैंने आँखों में लगाया है, अक्सर लोग आँखों में लगाते हैं उसको, और दवा के तौर भी खाते हैं। तो पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलिन बनाने के काम आता है, जो कि पहला एंटीबायोटिक था, और इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसकी वजह से डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ढूंढ कुछ और रहे थे, ये काम किसी और चीज़ पे कर रहे थे, ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस, ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पे, और अचानक से इन्हें मिल गया कौन? इन्हें मिल गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटाटम मिल गया, और उन्होंने देखा कि अरे ये तो एंटीबायोटिक बना रहा है। क्या बना रहा है? पेनिसिलिन बना रहा है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल ये नहीं बता पाए कि इसका सही इस्तेमाल क्या होता है। इसका जो एक्चुअल इस्तेमाल है, इसकी पूरी तरह से जो ऊर्जा है, उसे ह्यूमन के हित में लेकर के कौन आए? वो लेकर के आए अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे, जिसकी वजह से इन तीनों को मिला करके नोबेल प्राइज दे दिया गया। इन तीनों को, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और अर्नेस्ट चेन को और होवर्ड फ्लोरे को, इन तीनों को क्या दिया गया? इन तीनों को नोबेल प्राइज दे दिया गया, क्योंकि एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले बीमारी जो होती थी उससे लोग मर जाते थे, उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज बैक्टीरिया की बीमारी होती है, आप दवा खा लेते हो, सो जाते हो, कल को सही हो जाता है। सो एंटीबायोटिक की खोज बहुत ज़रूरी थी। पहली खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसका सही काम किसने बताया? अर्नेस्ट चेन ने और होवर्ड फ्लोरे ने। सो चेन एंड फ्लोरे आप याद रखोगे, काफ़ी है, ठीक है। सो ये कुछ हाल रहा। अब मेरा आपसे एक सवाल, सवाल क्या है कि पेनिसिलिन जो है, जो पेनिसिलियम नोटाटम है, वो फंजाई का कौन सा क्लास में आता है? मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, ये कौन सी फंजाई है, ज़रा बताना मुझे। और ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करती है? याद है मैंने सिर पे बताया था, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर का नाम मुझे बताना, और आप ये बताना मुझे कि ये कौन सी फंजाई है, कौन से क्लास में बिलोंग करती है। एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़ है, क्या है ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट पे मेंशन करना, ठीक है। चलो, और नहीं पता है तो जाके सेकेंड लेक्चर मेरा देखो, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उससे। इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। फंजाई का अगला काम देखो, एक और फंजाई है जिसका नाम है एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर एक और फंजाई है जो कि सिट्रिक एसिड बनाने के काम आते हैं। ये एसिड भी हमारे बड़ा काम आता है खट्टापना देने में। कोई भी आर्टिफिशियल हम मतलब खाना खा रहे हैं उसमें खट्टापन देना है तो ये एस्परगिलस नाइगर उसमें काम आता है। ये भी कौन से, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, एक बार दिमाग में सोचना कि कौन से क्लास की फंजाई है ये, इससे आपको याद हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा कौन से क्लास की फंजाई है? मैंने पढ़ाया तो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। और नहीं जोर पड़ रहा है तो जाके कॉपी में लिख के कॉपी में देखो, या मेरा लेक्चर जाके देखो और उसे याद करो, बहुत ज़रूरी है। फंजाई वाला पूरा किंगडम याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बनाया? ये बनाया आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसने क्या बनाया? सिट्रिक एसिड बनाया। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक तरह का फंगस है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव है। मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमारे अंदर क्या होता है कि कोई भी बाहर से हमारे ब्लड में चीज़ें आई तो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है जो उससे फाइट करने का काम करती है, जो उससे लड़ने का काम करती है। जैसे मान लो कोई वायरस आपके अंदर आया तो बॉडी खुद लड़ेगी, और जब नहीं लड़ पाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपको बीमारी हो गई है, फिर आपको बाहर से दवा लेनी पड़ती है उससे लड़ने के लिए। लेकिन पहला काम बॉडी खुद करती है। इन्वायरमेंट में हमेशा बहुत सारे जो डेंजरस चीज़ें हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो प्रेजेंट हैं, बॉडी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बॉडी उससे खुद लड़
लेती है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता सिर्फ तब चलता है जब बॉडी उससे लड़ नहीं पाती, तब आप कहते हो आप बीमार हो गए। सो बॉडी का काम क्या है? बॉडी का काम है लड़ना। कोई भी बाहरी आ गया तो हम उससे लड़ाई करेंगे। तो अब देखो इसका नुकसान भी होता है। जैसे मान लो किसी का किडनी क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब हम बाहर से उसे किडनी लगा रहे हैं, किसी दूसरे की किडनी लगा रहे हैं, तो बॉडी को लगता है ये क्या आ गया, ये तो बाहरी है, चलो इससे लड़ते हैं। ये क्या है? ये तो बाहरी है, चलो इससे लड़ाई करते हैं। तो बॉडी क्या करती है? जो चीज़ हमने इतनी मेहनत से किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया, इतने पैसे लगा करके, उससे बॉडी खुद ही लड़ने लगती है, खुद ही उसको मारने लगती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ऑपरेशन हुआ है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और वो किडनी ख़राब हो जाएगी जो नई आई हुई है, क्योंकि आपकी बॉडी ही उससे लड़ रही है। तो ऐसे केस में हमें अपने इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ता है। ऐसे दवाएं खाने पड़ती है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाए, जिसकी वजह से जो किडनी नई आई है उसको वो अडाप्ट कर ले और उससे लड़े ना। तो ऐसे केस में जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देने वाला, दबा देने वाला। सो इम्यूनो सप्रेसिव कहाँ यूज़ होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी या एनी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। मतलब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब कि किसी की किडनी ख़राब हो गई तो दूसरे की किडनी लगाई जा रही है, नया किडनी लगाया जा रहा है, उसी को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। सो कोई नया ऑर्गन किसी को लगाया जा रहा है तो बॉडी उससे लड़ने लगती है। तो बॉडी लड़े ना, उसकी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाए, तो इसीलिए हम क्या देते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं। और इन मेडिसिन को कौन बना रहा है? वो बना रहा है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पुरम, जो कि एक तरह का फंगस है। सो जितने भी तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसने ऐसा क्या बनाया जिसकी वजह से, कौन सी दवा बनाई इसने जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेसिव हो गया? तो इसने जो दवा बनाई उस दवा का नाम भी थोड़ा याद रखना। उस दवा का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। उस दवा का नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए। यहाँ मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, साइक्लोस्पोरिन ए। इस नाम की उसने दवा बनाई, किसने? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ने, जिसकी वजह से हमने अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया ताकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हो सके। अगला है हमारा मोनास्कस परपुरेयस। मोनास्कस परपुरेयस ये भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का फंजाई है, ये भी एक तरह का ईस्ट है। ये एक दूसरे तरह का ईस्ट है, ये भी एक तरह का क्या है? ईस्ट है। और ईस्ट क्या होती है? फंजाई ही होती है। ये क्या बनाते हैं? ये स्टैटिन्स बनाते हैं। ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होता है ना तो बीपी लोगों का बढ़ जाता है। सो उस बीपी को कम करने के लिए, अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो जब आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको स्टैटिन्स दिया जाएगा ताकि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो और जो ब्लड प्रेशर उसकी वजह से बढ़ रहा है वो कम हो जाए, ठीक है। जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल जमा है वो धीरे धीरे पिघलने लगे, उसके लिए दिया जाता है आपको स्टैटिन्स। कौन बनाता है? ईस्ट बनाती है मोनास्कस परपुरेयस, ठीक है। चलो अब फंजाई की भी बात पूरी होती है। हमने फंजाई के भी काम देख लिए कि कहाँ कहाँ ये काम आती है, ठीक है। एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बना रहा है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा है, जो कि आपका किडनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प कर रहा है। मोनास्कस परपुरेयस स्टैटिन्स बना रहा है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आ रहा है, ठीक है। देखो इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। अक्सर ये वाला बच्चे भूल जाते हैं, तो इस वाले को मैं याद करने का तरीका बता दे रही हूँ। बाकी तो याद हो जाता है उन्हें, पर ये वाला भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ। मोना एक लड़की है और स्टैटिन एक लड़का है। मोना ने स्टैटिन को प्रपोज किया। प्रपोज करने से क्या हो गया? उसका ब्लड का जो बीपी है ना वो हाई हो गया। बीपी हाई हो गया तो उसको स्टैटिन नाम की दवा देके उसका बीपी लो किया गया, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस किया गया। सो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। मोना स्टैटिन को प्रपोज करती है, मोनास्कस परपुरेयस स्टैटिन्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई था उसे लो हो गया। ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है प्रपोज करने से, फिर धीरे धीरे वो उसे लो कर देती है ब्लड प्रेशर को। सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। इस तरह से आप उसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगली बात आती है, अगली एक और बात आती है, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझो। एक स्लाइड यूज़ करते हैं, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया,
हमने फंजाई पढ़ लिया, उनके इस्तेमाल पढ़ लिए ह्यूमन वेलफेयर में। लेकिन अब आगे एक बात सुनो कि ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया में एक और बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में एक एग्जाम्पल था आपका मेथेनोजेन। याद करो, मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में मेथेनोजेन। हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। खासकर जितना मैं बताऊं उतना तो ध्यान से पढ़ा करो। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है? बायोगैस में होता है आपका मीथेन और होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर कौन होता है? ज़्यादातर होता है मीथेन। सो अगर कोई पूछे बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या है तो आप कहोगे मीथेन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो बैक्टीरिया का एक और काम है कि मेथेनोजेन का, जो कि आर्की बैक्टीरिया होता है, वो बायोगैस बनाता है जिसे हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल कहने का मतलब कि हम उसे जलाने के इस्तेमाल में लाते हैं। अब कहोगे मैम एक फ्यूल का नाम बता दो जिसमें ये यूज़ होता है, तो फ्यूल का नाम बड़ा ही कॉमन नाम है, आपने सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल। आप जानते हो आजकल CNG वाली बसेस बहुत ज़्यादा चलती हैं, इलेक्ट्रिक वाली बसेस बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस गैस में, ये गैस किसका बना है? ये गैस आपका मीथेन का ही बना हुआ है। मीथेन हमें कहाँ से मिल रहा है? मिथेनोजेन से मिला। और भी तरीके हैं, लेकिन मिथेनोजेन से भी हमें मीथेन मिल रहा है जो कि आपका CNG है। लेकिन ये मीथेन क्या है ना, ये गैस महकती नहीं है। ये क्या होती है? इसमें स्मेल नहीं होती। तो इसमें स्मेल डालने के लिए, ताकि अगर ये लीक हो तो हमें पता चले कि लीक हो रही है, वरना लीक होगी किसी को पता ही नहीं चला, आग लग जाएगी। तो आपको नाक में स्मेल आए, इसके लिए एक जो एजेंट है वो डाला जाता है जिसे हम कहते हैं इथाइल मरकैप्टेन। हालांकि ये इस चैप्टर में दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में काम आएगा तो मैं क्यों ना यही बता दूं। जो चीज़ें रिलेटेड हो उसे इकट्ठे पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह से चलो, NCERT में ये चीज़ तो दी हुई है कि CNG बनाता है, लेकिन LPG का नाम नहीं दिया हुआ है। ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम। इसमें क्या होता है? इसमें भी स्मेल के लिए इथाइल मरकैप्टेन यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो गैस है वो गैस आपकी होती है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये मेनली ब्यूटेन होती है और दूसरे नंबर पे होती है प्रोपेन। और भी बहुत सारी गैस इसमें मिली होती है, लेकिन मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। और CNG में क्या होता है? CNG में CH4 होता है। ये वाला तो ध्यान रखना है आपको, CNG वाला, C फॉर CNG, C फॉर CH4। और इसमें क्या डाला महकने के लिए? इथाइल मरकैप्टेन। इसमें भी क्या डाला महकने के लिए? इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। थोड़ा सा CNG वाला याद रखना, बाकी कुछ नहीं भी याद रखते हो तो भी चलेगा। सो बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने एज अ मेथेनोजेन भी काम किया और मीथेन बनाने का काम किया। बैक्टीरिया का एक और काम मैंने गिनवा दिया। अब एक और बात ध्यान दो, एक और बात ध्यान आपको क्या देनी है कि ये जो बैक्टीरिया है प्लस जो फंजाई है, ये दोनों मिलके आपका सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी पानी है, बहुत गंदा पानी है, जिसमें मान लो आपके घरों में बाथरूम होते हैं, बाथरूम की टंकी होती है, टंकी में सारा जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो जा रहा है, सारा जो पॉटी वगैरह आप कर रहे हो वो टंकी में जा रहा है। लेकिन सोचो जो बड़े बड़े होटल्स होते होंगे या पूरा का पूरा जो सीवेज प्लांट है, जो सरकारी जगह हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो आखिर उसका करते क्या हैं? उसको कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। और इतनी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन बींग्स हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में सीवेज इकट्ठा हो रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग सब्जियां वगैरह का छिलके वगैरह डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पानी में जाके, ज़मीन में जाके मिल रहा है, तो उसी को हम सीवेज कहते हैं। सीवेज मतलब ऐसा पानी जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, बाकी गंदगी कुछ भी हो सकता है, यानी कि गंदा पानी जिसे आप कह सकते हो। गंदा पानी जो है, हो सकता है कोई फैक्ट्री हो जो फूड फैक्ट्री हो, मतलब खाना बना रही हो। जैसे मान लीजिए चिप्स आप खाते हो, चिप्स बन के आता है, चिप्स की जो फैक्ट्री होगी उसमें वो आलू का चिप्स बना रही है, तो आलू के छिलके कहाँ डाल रही है, वो या तो ज़मीन में डाल रही है या तो पानी में डाल रही है। ठीक है, आलू के छिलके कहाँ डाल रही है, या तो ज़मीन में या तो पानी में। तो वो जो पानी है वो पानी बहुत गंदा हो रहा है, उससे जब छिलके उतर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ टुकड़ा भी निकल रहा है। वो पानी जब आप आलू धुलते हो तो वो पानी क्या हो रहा है, वो पानी गंदा हो रहा है। तो वो सारे गंदे पानी को हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। गंदा मैला पानी जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीवेज, उसे हम कहते हैं सीवेज। तो इस सीवेज को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी कि उसकी गंदगी मिटानी पड़ती है, उसकी गंदगी कम करनी पड़ती है। ठीक है, आपने अगर एक मूवी देखी हो फुकरे 3 मूवी आई थी, उसमें वो पंकज त्रिपाठी एरोप्लेन में बैठते हैं और वो आइस क्यूब्स मांगते हैं, है ना, आइस क्यूब्स अपने अल्कोहल में ड्रिंक के लिए मांगते हैं। तो बगल में उनके, मुझे नाम नहीं याद है, वो बैठा होता है और वो पूछता है कि आइस क्यूब्स कैसे बनते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा पूछता है। तो वो जो एयर हॉस्टेस होती है वो उनको बताती है कि इसको एरोप्लेन में हम आइस क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आखिर जो बॉडी वेस्ट है, आपका जो यूरिन है, आपके जो पॉटी वगैरह है, फीकल मैटर है, उसे कैसे हमने साफ़ पानी में बदल दिया, कैसे हमने उसे साफ़ कर दिया। तो उसमें उस मतलब प्रोसीजर को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। यानी कि जो गंदा पानी था, जो हमारे मतलब यूरिन का, जो हमारे फीकल मैटर का पानी था, उसे हमने ट्रीट करके अच्छा बना दिया ताकि उसे बाहर रिलीज़ किया जा सके, किसी को बीमारी ना हो। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, ये जो प्रोसेस है, इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई हेल्प करते हैं। तो अगेन ये ह्यूमन वेलफेयर के काम आ गया। और ये बैक्टीरिया फंजाई क्या होते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को, उलझे हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं, फ्लॉक। ये कैसा होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश मतलब मच्छरदानी जैसा, लाइक स्ट्रक्चर, आपस में ऐसे उलझे होते हैं। ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान देना होगा, फ्लॉक्स की मैं बात करूँगी। ठीक है, अच्छा, और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एरोबिक। एरोबिक मतलब कि क्या लेते हैं, ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात आती है, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जहाँ भी हम सीवेज ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और ये क्या कर रहे हैं, सीवेज में जो भी गंदी चीज़ें हैं उसको खा ले रहे हैं। सीवेज में जो भी गंदी चीज़ें हैं, जिसको हम बॉडी वेस्ट समझ रहे हैं, जिसको हम पॉटी या फीकल मैटर के नाम से जान रहे हैं, वो इन्हें खा लेते हैं, खा के डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी साफ़ हो जाता है। सो पानी साफ़ कर दे रहे हैं, ये इसे खा ले रहे हैं। और ये जब खा रहे हैं तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे इन दोनों को भी ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये जितना ज़्यादा सीवेज होगा उतना ज़्यादा ये लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो कि बहुत सारा खाना है, दुनिया में बहुत सारा खाना है, सब कुछ अनलिमिटेड है, तो हमारी जनसंख्या या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। सोचो दुनिया में बहुत पैसा है, आपको कोई चिंता नहीं, तो रिप्रोडक्शन करते जाओ, संख्या बढ़ाते जाओ, आराम से भोगते जाओ, दुनिया को भोगते जाओ, जब तक खाना है, जब तक सब कुछ है, भोगते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ। तो ऐसे ही ये दोनों सोचते हैं कि जब तक खाना मिल रहा है, लाओ खूब रिप्रोडक्शन करें, खूब खाएं, अपने भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा यहीं पे लिखती हूँ, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो उसे हम कहते हैं BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये कब बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सीवेज है उतना ज़्यादा ये रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा BOD बढ़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि हमारा जो पानी है वो उतना ही गंदा है। जितना गंदा ये पानी होगा, जितना ज़्यादा गंदा इसमें फीकल मैटर होगा, उतना ज़्यादा ये ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे, तो उतना ज़्यादा BOD बढ़ेगा।
सो बीओडी नापने वाली एक मशीन होती है, तो हम क्या करते हैं उस मशीन को लगा के रखते हैं पानी में। तो क्योंकि हमें बैक्टीरिया फंजाई तो आँख से दिखेगा नहीं कि उसने सारा खा लिया, हमें तो दिखेगा नहीं, तो हम उसमें ऐसे लगा रखते हैं। तो जब उस पानी का बीओडी बढ़ता है तो हमें समझ में आता है अरे यार बहुत गंदा पानी है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, ये लोग सारा खा के पचा चुके होंगे। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बीओडी घटते हुए नज़र आएगी, जो बीओडी है घटते हुए नज़र आएगी, क्योंकि खा चुके हैं तो अब ये सोएंगे, रेस्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो जो बीओडी घटती है तो हम जान जाते हैं कि हमारा पानी क्या है, साफ़ हो चुका है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे की जा रही है, पूरी प्रोसेस अब मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। अब आपको मैंने एक थीम बता दी, अब मैं पूरी प्रोसेस डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो गंदा पानी है, जो फीकल मैटर है हमारा, जो मतलब टंकी वगैरह का पानी है, उसे साफ़ कैसे किया जाए, उसे सुंदर अच्छा कैसे किया जाए, जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है उसे कैसे साफ़ किया जाए। ठीक है, गंदा पानी इन द सेंस जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसे कैसे साफ़ किया जाए। तो उसे साफ़ करने के लिए 2 स्टेप में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा स्टेप होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर मतलब एक बीकर जैसा कुछ समझ लो, उस कंटेनर में सारा जो गंदा पानी है वो हम डाल देते हैं और डाल करके थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं। तो उसमें जो कंकड़, मिट्टी, धूल, ये सब चीज़ें होंगे नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, कंकड़, मिट्टी, धूल, डस्ट, ये सब चीज़ें जो होंगी या जो भी भारी चीज़ें होंगी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, और ऊपर की तरफ जो हल्की चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होंगी, जो हल्की चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। बात समझ में आया, पहले हमने पानी डाला, थोड़ी देर छोड़ दिया, छोड़ने से क्या होगा, जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे आ जाएंगी, जो हल्की चीज़ें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। सो कंकड़, मिट्टी, धूल, बालू, ये सब जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो नीचे आ जाएंगी, क्योंकि गंदे पानी में कुछ भी हो सकता है। गंदे पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है ना, पानी तो गंदा ही है, कंकड़, मिट्टी, धूल कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी जब हम आराम से उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इस चीज़ को कह रखा है प्राइमरी स्लज, यानी पहली चीज़ जो नीचे बैठ गई पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में, उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर की तरफ पानी सा बचा उसे हम कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट से नाम ही पता चल रहा है फ्लूइड है, कुछ ऊपर हल्का हल्का सा है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट बचा और नीचे की तरफ ये बैठ गए। अब जानते हो, अगर मान लो आपने पानी लिया और पानी में बालू डाल रखा है, थोड़ी देर छोड़ दो तो बालू नीचे बैठ जाता है, ऊपर से आप पानी ऐसे गिरा करके निकाल लेते हो। तो ऐसा ही काम यहाँ किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, अब आएंगे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, ये जो ऊपर का पानी था, ये ऊपर का पानी, इस चीज़ को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, इस चीज़ को हमने फेंक दिया। तो ये जो ऊपर का भी गंदा पानी बचा है उसको कहाँ लाए, हम यहाँ लाए, ऊपर के गंदे पानी को, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब हमने इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ हम क्या डालेंगे, अब यहाँ हम डालेंगे वही अभी मैंने बताया ना, फ्लॉक्स। क्या बताया मैंने बताया फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई है। फ्लॉक्स हमने यहाँ डाला। अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ का जो भी गंदगी है उसे खाना चालू कर देंगे, निगलना चालू कर देंगे, उसे खाने लगेंगे। ये जितना ज़्यादा गंदा है बीओडी उतना ही ज़्यादा होगा। बीओडी अभी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये खाने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये लोग पूरा खा जाएंगे, इसे पूरा खा जाएंगे और अपना रिप्रोडक्शन ज़्यादा करके अपने आप को पूरा भर देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर दिया, ऐसे पूरा भर दिया अपने आप को, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे बाद में चल करके बीओडी कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो खाना बचा नहीं। तो अब खाना नहीं बचा तो ऑक्सीजन कहाँ का लेंगे, सो जाएंगे। तो खाना बचा नहीं, ऑक्सीजन आपका कम हो गया, बीओडी कम हो गया, तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये पानी है वो साफ़ हो चुका है। हमारा पानी क्या हो चुका है, साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा मैं इधर ढकेल रही हूँ इसे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक न्यू टैंक में डालेंगे, इसे एक नए टैंक में डालेंगे। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक नए टैंक में डालेंगे, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होगा, इसमें
ये जो ऐसे मतलब जो ऐसे मेश जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसको बैठने का मौका मिलेगा, नीचे की तरफ बैठने का मौका मिलेगा। और ऊपर का जो पानी है, ये जो पानी है अब साफ़ हो चुका है क्योंकि ये लोग खा चुके हैं, तो ये लोग क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ये लोग क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिससे ये लोग नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो हमारा पानी होता है साफ़ पानी, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अब ये इतना भी साफ़ नहीं है कि इसे पी लेंगे, लेकिन हाँ इतना साफ़ हो गया कि इसे अगर छोड़ दिया जाए बाहर तो बहुत गंदगी नहीं मचेगी, बहुत बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो अब इस पानी को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इनका क्या होगा, ये तो यहाँ पड़े हुए हैं, अब इनका क्या, इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ा दी। तो बच्चों क्या है ना, इंसान लोग बड़े मतलबी हैं, काम निकल गया तो मरो जाके, काम निकल गया तो क्या होगा, इन्हें मार दिया जाएगा बेचारों को, इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ठीक है, इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। कैसे मारा जाएगा भाई, कैसे मारा जाएगा, बैक्टीरिया है, मार कैसे दोगे। अच्छा सारे को नहीं मारेंगे, हम बड़े मतलबी हैं, सारे को मारेंगे तो फिर से जब ये काम करना होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा, फ्लॉक्स बनवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा, इत्तू सा, जैसे दही में जोरन डालते हैं ना, दही वाला, आधा दही खा जाते हैं, थोड़ा सा बचा देते हैं अगला दही जमाने के लिए, वैसे ही इनमें से थोड़ा सा, इत्तू सा ले जाके फिर से वो इस जगह डाल देते हैं, ताकि ये लोग फिर से क्या कर सके, जब नया पानी आए, मतलब इस जगह नहीं दूसरे बीकर में डाल देंगे, ताकि फिर से नया सिरे से ये चीज़ किया जा सके। क्योंकि कंटिन्यूअसली गंदे पानी बनते जा रहे हैं, उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे बने, इनमें से थोड़ा सा निकाल करके हम पहले डाल देते हैं। किस तरह से, जैसे दही में जोरन पड़ता है, इनोकुलम, जैसे दही में जोरन पड़ता है वैसे ही इन्हें डाल दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो बाकी लोग को मार दिया जाता है, तो कैसे मार दिया जाता है भाई, कैसे मार दिया जाता है बताती हूँ। इन्हें मारने के लिए इनकी क्या कमज़ोरी थी, इनको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था बेचारों को, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। तो अब हम इन्हें ऐसे टैंक में डाल देंगे, ऐसे टैंक में डाल देंगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे, ये क्या होंगे, मर जाएंगे। ये मर जाएंगे तो इन्हें मतलब इस टैंक को क्या कहा जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उस टैंक को हम नाम देते हैं। उस टैंक का नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस टैंक का नाम होता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यानी जो स्लज बचा, स्लज क्या, जो नीचे बैठ जाता है उसे स्लज कहते हैं। याद करो, पहले वाले में प्राइमरी स्लज था, ये वाला यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे काम कर रहा है सेकेंडरी स्लज का, सेकेंडरी स्लज। और ये जो बाहर रिलीज किया आपने वो क्या है, वो है सेकेंडरी इफ्लुएंट। अभी फिर से समझाऊंगे इस चीज को। सो सेकेंडरी इफ्लुएंट आपने बाहर छोड़ दिया, सेकेंडरी स्लज जो बना उसे डाइजेस्टर में डाल दिया। कैसे डाइजेस्टर में, एनारोबिक, क्योंकि इन्हें मारना था, इन्हें क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, लेकिन हम इसे ऑक्सीजन के बिना मार डालते हैं, इसे बंद कर देते हैं और ये धीरे धीरे ये लोग मर जाते हैं, फिर इन्हें फेंक दिया जाता है। सो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम क्या करते हैं, इन्हें मार देते हैं। तो अच्छा बताओ ये कैसा टैंक होगा, क्या ये एनारोबिक होगा कि एरोबिक होगा, यहाँ पे तो हम इसे ग्रो करा रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये होगा एरोबिक टैंक, एरोबिक टैंक, ये एरोबिक टैंक होगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा, बस बैठा दिया जा रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन बंद कर दिया जा रहा है, इन्हें बंद करके मार दिया जा रहा है, इन्हें मार दिया जा रहा है, और इनमें से कुछ लोग को वापस डाल दिया जा रहा है ताकि नए सिरे से फिर से काम करें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये पूरा क्या है, ये पूरा है सीवेज ट्रीटमेंट। एक बार ध्यान से इसे देख लो, एक बार ध्यान से इसे देख लो। देखो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, सिर्फ एक काम हुआ कि एक हमने टैंक लिया, उस नॉर्मल सा टैंक है, उसे कुछ नाम नहीं देंगे, प्राइमरी टैंक आप उसे कह दो। उसमें क्या हुआ, थोड़ी देर छोड़ दिया गया, तो जो नीचे की तरफ बैठ गया उसे कहा गया प्राइमरी स्लज, उसे बाहर फेंक देंगे, और प्राइमरी इफ्लुएंट जो ऊपर की तरफ बचा है उसे डाल देंगे हम एरोबिक टैंक में।
एरोबिक टैंक में फ्लॉक डाल देंगे, फ्लॉक्स क्या है मैंने समझा दिया था, बैक्टीरिया और फंजाई का बना होता है। फ्लॉक्स डाल दिया, इनका बीओडी बहुत ज़्यादा, ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा ये खा पी के सारा चीज़ खत्म कर देंगे, जो गंदा चीज़ है सब कुछ खा पी के खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद बीओडी कम हो जाएगा, अब इनका कोई काम नहीं। तो अब इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें सेडिमेंटेशन टैंक में डाल के नीचे की तरफ बैठा दिया जाएगा और ऊपर की तरफ, अब ये नीचे की तरफ बैठा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी स्लज, ऊपर की तरफ सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब इसे बाहर छोड़ दिया गया, नदियों में तालाबों में बाहर छोड़ दिया जाता है और इनमें से कुछ लोगों को वापस डाल दिया जाता है ताकि वापस ये प्रोसेस चल सके, और कुछ लोगों को मार दिया जाता है। मारने के लिए हम इनका ऑक्सीजन बंद कर देंगे, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल करके इन्हें मार देंगे। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन की मैंने बात आपको कर ही दी है, मेथेनोजन की बात मैंने कर ही दी आपसे। इसके बाद कुछ और चीज़ हम देखने वाले हैं। अब एक और तरह का बैक्टीरिया है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, जिसका नाम है, एक और बैक्टीरिया का नाम हम पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। मैं कहोगे मैम बैक्टीरिया ख़त्म ही नहीं हो रहे? हाँ, बैक्टीरिया बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। उस बैक्टीरिया का नाम है बीटी। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, बैसिलस मतलब रॉड शेप होगा। ठीक है, ये क्या करता है भाई, इसका दो काम है। देखो, एक तो ये बायोटेक्नोलॉजी में काम आएगा, बायोटेक्नोलॉजी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहाँ बताऊंगी बैसिलस thuringiensis, नाम याद रखना है इसका। ये काम करता है कि ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है, मतलब कुछ इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है। कैसे? जैसे मान लो हमने कोई खेती की, मान लेते हमने किसी चीज़ की खेती की और उसको इंसेक्ट्स खा जा रहे हैं, उसको कीड़े मकोड़े खा जा रहे हैं। मान लेते हैं आपने मक्के की खेती की, मक्के में क्या हुआ, कीड़े मकोड़े उसे खा जा रहे हैं। आपने टमाटर की खेती की, टमाटर को कीड़े मकोड़े खा जा रहे हैं। तो अगर उस पर बैसिलस thuringiensis का छिड़काव कर दो पूरे पौधे पे, तो जब उसे कीड़े खाने आएंगे ना, तो उनके पेट में जैसे ही गट में जाएगा, उनमें गले में जा करके ऐसा फंस जाएगा कि उसमें छेद हो जाएंगे उसके गले में और वो कीड़ा मर जाएगा। सो एक बार खाया प्रभु को प्यारा। ठीक है, सो एक बार खाने के बाद सीधे वो ऊपर चला जाएगा। सो ये काम किसका होता है, बैसिलस thuringiensis का। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एज अ इंसेक्टिसाइड। और क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, इसमें हम लोग कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसे हम कह देते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। क्या कह देते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बायो इंसेक्टिसाइड कौन है, कौन सा बैक्टीरिया बायो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, तो आप नाम लोगे बैसिलस thuringiensis का। ये बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आएगा कि हम प्लांट के अंदर ही इसका जीन घुसा देंगे ताकि हमें बाहर से ऊपर से छिड़काव करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बैक्टीरिया का काम यहाँ होता है ख़त्म। बैक्टीरिया का और कोई भी यूज़ नहीं है, यहाँ बैक्टीरिया का काम ख़त्म होता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में कहा था, जितने भी माइक्रोब्स हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, और कुछ तरह के एनिमल्स भी जो कि माइक्रोब्स नहीं हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक तो हमने सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई पढ़ा, वायरस के बारे में नहीं पढ़ा, प्रोटिस्टा के बारे में नहीं पढ़ा, एनिमल के बारे में नहीं पढ़ा। तो देखो, प्रोटिस्टा आपके चैप्टर में दिया नहीं हुआ है और एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। बस इतना दिया है कि कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोआन होते हैं जो हमारे काम आते हैं, बस इतना दिया हुआ है। तो हम भी इतना ही मान के चलते हैं कि कुछ प्रोटोजोआन सिलिएटेड फ्लैजिलेटेड होते हैं जो हमारे काम आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, क्या काम आते हैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। वो क्या होता है ना, जो गाय भैंस भेड़ बकरी होती हैं, उनके पेट में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, बस इतना सा याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की प्रोटोजोआ के केस में ज़रूरत नहीं है। बात आती है एनिमल्स की। एनिमल्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। हालांकि वो माइक्रोब्स नहीं हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहलाएंगे, फिर भी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमें पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, जो आपकी लेडी बर्ड होती हैं, जस्ट अ मिनट, जो आपकी लेडी बर्ड होती हैं, लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। लेडी बर्ड देखा है कभी? मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसी कुछ होती है, ट्यूं 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 ट्यूं, ऐसे उस पर डिज़ाइन बने होते हैं। असल में वाइट कलर का बना होता है, ऐसे गोल गोल डिज़ाइन बने होते हैं इस पर। देखा है कभी? देखा होगा। इसका मुंह भी बना देते हैं,
किस कलर से बनाऊँ? मुंह तो इसका ब्लैक कलर से होता है, लेकिन बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए मैं ब्लैक से नहीं बना सकती। सो ये हो गई आपकी लेडी बर्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे फैल के उड़ती है, तो ये लेडी बर्ड कहलाती है। और ड्रैगन फ्लाई कुछ इस तरह की होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, टी टी, फिर ऐसे पूंछ इसकी होती है और इसके पैर ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसी होती है कुछ ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड ये क्या करती हैं? ये भी एज अ इंसेक्टिसाइड यूज होती हैं, यानी इंसेक्ट्स को मारने का काम करती हैं। कुछ इंसेक्ट्स को, कौन से इंसेक्ट्स को? एफिड्स को। एफिड्स को मारने का काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, एफिड्स को कौन मारता है? एफिड्स को मारती है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड किसको मारती है? एफिड्स को मारती है। और जो हमारी ड्रैगन फ्लाई होती है, हमारी जो बेचारी ड्रैगन फ्लाई होती है, ये किसको मारती है? ये मॉस्किटो को मारती है। सो मॉस्किटो को मारना है तो ड्रैगन फ्लाई पाल लो, जिसके घर में बहुत मच्छर हो वो ड्रैगन फ्लाई पाल ले, फिर ड्रैगन फ्लाई से परेशान होना, ठीक है। सो लेडी बर्ड क्या करती है? एफिड्स एक तरह के कीड़े होते हैं उनको मारती है। ड्रैगन फ्लाइट्स मॉस्किटोज को मारते हैं। तो ये भी बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये आपके माइक्रोब्स नहीं हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं जो आँख से देख ना पाओ, पर इन दोनों को तो आपने देखा है, तो ये माइक्रोब्स नहीं है, ठीक है। एक तरह की मछली होती है, मछली जल की रानी है, गैम्बूसिया की कहानी है, गैम्बूसिया, ठीक है। ये क्या करती है? ये मॉस्किटो लार्वा को खा जाती है, मॉस्किटो लार्वा ईटर। यानी कि क्या करती है? मच्छर क्या करता है? पानी में अंडे देता है, अंडे देने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको लार्वा कहते हैं। वो दूसरे तरह के होते हैं, थोड़े से वो तैरने टाइप के होते हैं। मॉस्किटो उड़ता है, वो तैरते हैं उसके बच्चे, ठीक है। तो जो अपने पेरेंट से अलग होते हैं उन्हें हम लार्वा कहते हैं, उन बच्चों को हम लार्वा कहते हैं। मतलब जैसे हमारे बच्चे हमारी तरह ही होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, है ना, चलते हैं हमारे तरह ही। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बच्चे कुछ अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि तितली का जो बच्चा होता है वो कीड़े की तरह होता है, तो उसके बच्चे को हम लार्वा कहेंगे। सो जिसका भी बच्चा उससे मैच नहीं करता शुरुआत में, उसे हम लार्वा कहते हैं। तो मॉस्किटो का भी बच्चा उससे शुरुआत में मैच नहीं करता, तो उसे हम लार्वा कहते हैं। सो पानी में अगर लार्वा बन रहा है मॉस्किटो का, तो गैम्बूसिया मछली, ये मछली जल की रानी है, ठीक है, ये मछली को डाल दो, तो मछली जल की रानी है, गैम्बूसिया की कहानी है, उसने मॉस्किटो को खा लिया, मच्छर खा लिया बेचारे, ठीक है। सो मच्छर के बच्चों को ये खा गई, ठीक है। तो चलो, इतने सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे भाई? ड्रैगन फ्लाई से डीएम याद रख लेना, ठीक है। लेडी बर्ड्स क्या करती है? एफिड्स, किसी भी तरह याद रखो, मुझे नहीं पता। और ये मैंने याद ही करा दिया, मछली जल की रानी है, गैम्बूसिया की कहानी है, गैम्बूसिया ने मॉस्किटो को खा लिया, मॉस्किटो के बच्चे को खा लिया, ठीक है, मोटी हो जाएगी बेचारी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वायरस की। बात किसकी आती है? बात आती है वायरसेस की। वायरस हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है? वायरस कैसे फ़ायदेमंद हो गए? चलो देखते हैं। वायरसेस में एक आते हैं आपके बैक्यूलो वायरस, और दूसरे आते हैं आपके न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस। ये भी क्या करते हैं? ये भी एज अ इंसेक्टिसाइड काम करते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के काम करते हैं, और बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ही तरह के इंसेक्ट को मारेंगे। स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड, ऐसा नहीं होता कि चाहे जिसको मार देंगे, स्पेसिफिक, कुछ एक निश्चित इंसेक्ट्स को ये मारते हैं। तो इनका भी अगर इन्हें खेतों में डाल दिया जाए, तो कुछ स्पेसिफिक तरह के इंसेक्ट अगर खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये लोग उन्हें मार डालेंगे। अब आप कहोगे मैम, अगर हम खेतों में बैक्टीरिया डाल रहे हैं, वायरस डाल रहे हैं, फिर उन फसलों को हम खाएंगे तो हमें नुकसान नहीं करेगा? तो बच्चों, ये जो वायरस हैं और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये हमें नुकसान नहीं करते, ये हमें नुकसान नहीं करते। हमारी बॉडी पे इनका कोई भी एक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें खेतों में डालते हैं। हर बैक्टीरिया, हर वायरस हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक लास्ट शब्द बचता है एनसीईआरटी में, जिसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, जिसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है भाई? जो आपने अभी पढ़ा ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये प्लांट को हेल्प कर रहे थे उसकी प्रोटीन बनाने में।
सो एक तरह से प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है बायो फर्टिलाइज़र्स। और इनकी हेल्प से अगर खेतों में इन्हें बाहर से डाला जाए तो ऐसी मतलब खेती को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी बाहर से आप केमिकल डाल के, बाहर के फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हो, आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डाल रहे हो उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं उस तरह की मतलब खेती को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब एनसीईआरटी में 2-3 बातें और हैं जिसे आपको याद करना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट में बता रही हूँ, एनसीईआरटी में कुछ फुल फॉर्म है, वैसे आते नहीं हैं पर मेरा काम है मैं आपको बता दूं कि बाई चांस अगर आ गया तो आप कर लो, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लास्ट में बता रही हूँ। ठीक है, पहला है आपका IPM, दूसरा है आपका KVIC, तीसरा है आपका IARI। ये 3 फुल फॉर्म दिए हुए थे, मैं तीनों का नाम आपको बता देती हूँ। IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसका होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात समझ में आ गई? सो ये हो गए आपके, पूरा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मुझे याद भी हैं, हालांकि मैं टाइप करके नहीं लाई हूँ लेकिन मुझे याद है। मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप सॉल्व करना, किसी भी दिन हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच एंजाइम is used as clot buster, as clot buster, which enzyme is used as clot buster? पहला नाम है आपका स्टैटिन्स, दूसरा नाम है आपका स्टेप्टोकाइनेज, तीसरा नाम है आपका साइक्लोस्पोरिन ए, चौथा नाम है आपका नन ऑफ दीज। बताओ, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और नीचे कमेंट में लिख के बताना आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा कि स्टेप्टोकाइनेज जो होता है वो आपका क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ होता है, और इसको जो प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आप खुद बताना, आप खुद बताने की कोशिश करना। पेनिसिलियम बिलोंग टू विच किंगडम, बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फंजाई, विच क्लास ऑफ फंजाई, फंजाई। ठीक है, विच क्लास ऑफ फंजाई। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? ठीक है, इसे आपको बताना है। 1 मिनट का पॉज लो और आप बताओ, बाकी मैं आंसर लिख दे रही हूँ। पॉज लेके आप कोशिश करना खुद से, मैं आंसर लिख रही हूँ। पेनिसिलियम नोटाटम जो है, पेनिसिलियम एक तरह की दवा है, मुझे पेनिसिलियम नोटाटम लिखना था पूरा। पेनिसिलिन दवा है, पेनिसिलियम नोटाटम इसका पूरा नाम है। तो ये बिलोंग करता है आपका एस्कोमाइसिट्स में, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई। और इसके सिर पे क्या होता है? इसके सिर पे कोनिडिया होता है, कोनिडिया से ये रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल मेथड कोनिडिया है। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? सो दैट इज योर CH4। CH4 को हम कहते हैं मीथेन। ठीक है,
सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इस तरह से छोटे चैप्टर्स हम जल्दी कवर कर लेंगे तो थोड़ा आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। देखो आज मैंने एक और नया चैप्टर कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, मैं आपका। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।